हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कुछ प्रश्नों को पहले डिस्कशन कर चुके हैं अगले वीडियो में, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। जो है 129 क्वेश्चन तक जो है पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। उसके आगे चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का विकास जो है वो किसने किया था। इसमें पहला ऑप्शन है किर्की ने, दूसरा ऑप्शन है इटार्ड ने, तीसरा ऑप्शन है लुइस ब्रेल ने और चौथा ऑप्शन है एलिस ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रेल लिपि का जो विकास है वो किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का विकास जो है वो लुइस ब्रेल ने किया था। इन्होंने जो है छह जो है वो दाने होते हैं, छह जो है वो बिंदु होते हैं। इन्होंने बताया जो है वो छह बिंदु होते हैं, जिसको स्पर्श के माध्यम से जो है वो अध्ययन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ब्रेल लिपि का जो है विकास हो जो है वो लुइस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टि बाधितों के लिए है, यह जो है दृष्टि बाधितों के लिए है। ब्रेल लिपि का उपयोग जो है वो दृष्टि बाधितों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो यह कथन किसका है। तो आप सभी लोग बताएंगे यह कथन जो है वो किसका है। जिसमें पहला ऑप्शन है मायर्स का, दूसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन का, तीसरा ऑप्शन है फ्राइड का और चौथा ऑप्शन है मैकड्यूगल का। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह किसने कहा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस कथन को जो है वो वैलेंटाइन ने कहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा आरंभ हुई। तो आप सभी लोग बताएंगे समावेशी शिक्षा का जो है वो आरंभ जो है वो कब हुआ। जिसमें पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 2009 में। तो आप सभी लोग बताएंगे समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ है वो कब हुआ। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ जो है कब हुआ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि समावेशी शिक्षा का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था। तो समावेशी शिक्षा का आरंभ जो है सन 2005 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निःशक्त जन अधिनियम कब बना। तो आप सभी लोग बताएंगे निःशक्त जन अधिनियम जो है वो कब बना। जिसमें पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 2009 में। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। निःशक्त जन अधिनियम जो है वो कब बना। तो निःशक्त जन अधिनियम जो है वो 1995 में बना। तो कब बना। 1995 में बना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व जो है वो कौन करता है। तो आप सभी लोग बताएंगे जिला चिकित्सालय
की विशेष समिति का जो नेतृत्व है वो कौन करता है? इसमें पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान, दूसरा ऑप्शन है मेयर, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चौथा ऑप्शन है शिक्षक। तो आप सभी लोग बताएंगे जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो शिक्षक जो है वो विद्यालय का नेतृत्व करता है। शिक्षक जो है वो विद्यालय का नेतृत्व करता है और ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत का। ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है। तो इसमें पूछा गया है कि जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला चिकित्सालय का जो है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रयासों का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो यह जो है कथन किसका है? तो इसमें पहले ऑप्शन है मायर्स का, दूसरा ऑप्शन है गिलिंग्स का और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड का और चौथा ऑप्शन है सिम्पसन का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मायर्स का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिहीन युक्त बालक, चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक बालक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, कौन विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये तीनों जो है वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, जो है विशिष्ट बालक। ये तीनों जो है वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें जाति की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे जाति की बात किया गया है। किसका बात किया गया है? तो यहाँ पे जो है वो जाति का बात किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें पूछा गया नहीं, नहीं तो यही डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो आप सभी लोग बताएंगे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है धीमी गति से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। ये संपूर्ण नहीं है, ये समावेशन, ये समावेशन कार्यक्रम है। समावेशन कार्यक्रम। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए जो है क्या आवश्यक है? पहला है धीमी गति से पढ़ना, दूसरा है समावेशन कार्यक्रम, तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षण, चौथा है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जो है समावेशन कार्यक्रम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता जो है वो किसको होती है। पहला ऑप्शन है अपने व्यक्तित्व को, दूसरा ऑप्शन है विशेष व्यक्तियों को, तीसरा ऑप्शन है सामान्य व्यक्तियों को और चौथा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों को। तो आप सभी लोग बताएंगे व्यक्तिगत शिक्षण जो है वो किसको लिए आवश्यक होती है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता जो है वो किसको होती है। तो व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता जो है वो अपने व्यक्तित्व को भी होती है, विशेष व्यक्तियों को भी होती है, सामान्य व्यक्तियों को, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष की पहचान है। तो आप सभी लोग बताएंगे दृष्टि दोष का जो है वो क्या पहचान है। पहला ऑप्शन है आंखों का बार बार झपकना। दूसरा ऑप्शन है पढ़ते समय आंखों में जो है वो दर्द होना। तीसरा ऑप्शन है पुस्तक को आंखों के निकट रखना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी परेशानियां। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। दृष्टि दोष की पहचान जो है वो क्या है। तो दृष्टि दोष का पहचान जो है आंखों का बार बार झपकना जो है दृष्टि दोष ये भी है। और दूसरा ऑप्शन है कि पढ़ते समय आंखों में दर्द, तो यह भी दृष्टि दोष का ही एक कारण है। तीसरा ऑप्शन है पुस्तक को आंखों के निकट रखना, यह भी दृष्टि दोष का एक कारण है। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है विशिष्टता का समायोजन होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे विशिष्टता का समायोजन जो है वो कब होता है या किसके लिए होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल गुणात्मक के लिए। दूसरा ऑप्शन है केवल मात्रात्मक के लिए। तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों के लिए। और चौथा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप सभी लोग बताएंगे विशिष्टता का समायोजन जो है वो किसके लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुणात्मक और मात्रात्मक जहां दोनों का जो है समायोजन किया जाए वही विशिष्टता होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का जो है वो वर्ग नहीं है। तो जिसमें पहला ऑप्शन है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। और दूसरा ऑप्शन है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। और तीसरा ऑप्शन है धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। और तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछा गया शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। तो जो है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, तो यह जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरा ऑप्शन पूछा शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, तो ये भी होते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि इसमें पूछा गया नहीं, यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया है। तो शैक्षिक दृष्टि जो है ये भी होते हैं। ये धार्मिक और जातिगत जो है वो विशिष्ट क्षेत्र बालकों के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। तो ये हो जाए गलत होगा, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें नहीं पूछा गया है तो जो गलत है वही सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है विशेष कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है संवर्धनात्मक कार्यक्रम, इसको समायोजन कार्यक्रम भी हम बोलते हैं। समायोजन कार्यक्रम भी इसको हम बोलते हैं। समायोजन कार्यक्रम, इसको जो है हम समायोजन कार्यक्रम भी बोलते हैं। अगला है उपचारात्मक कार्यक्रम और लास्ट में है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए जो है क्या चलाया जाना चाहिए। तो विशेष कार्यक्रम जो है वो तो चलाया जाना ही चाहिए। और समायोजन कार्यक्रम का भी निर्धारण करना चाहिए और उपचारात्मक कार्यक्रम का भी संचालन जो है वो करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें जो है तीनों का संचालन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे श्रवण बाधितों में प्रायः सुनने की क्षमता जो है वो कितना होती है। तो पहला ऑप्शन है 30 से जो है 50। दूसरा ऑप्शन है 50 से 60। तीसरा ऑप्शन है 60 से या अधिक। और चौथा ऑप्शन है 50 डेसिबल या अधिक।
तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता जो है कितना होती है। तो श्रवण बाधितों में जो सुनने की क्षमता होती है वो होता है 30 से 50। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है वो कौन आता है। पहला ऑप्शन है विकलांगता, दूसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधकता, तीसरा ऑप्शन है अक्षमता और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है वो कौन आता है। तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है तीनों आते हैं, अक्षमता भी आता है, रोगग्रस्तता भी आता है और विकलांगता भी आता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सही दृष्टि क्या कहलाती है। तो बताइए सही दृष्टि जो है वो कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 6/6, दूसरा ऑप्शन है 6/9, तीसरा ऑप्शन है 6/12 और चौथा ऑप्शन है 6/180। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो सही दृष्टि जो है वो 6/6 कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो जो है शैक्षिक समावेशन से जो है वो क्या तात्पर्य है। इसमें पहला ऑप्शन है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, चौथा ऑप्शन है बच्चों में शैक्षिक समरसता जो है वो बढ़ाना। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। लगभग सही तो सब लग रहा है लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो कौन होगा। तो अभी हमने आप सभी को बताया कि समावेशन से तात्पर्य होता है जहाँ सभी बच्चों को एक साथ लेकर चला जाए, वह जो है समावेशन होता है। तो इसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से एक साथ जोड़ना है। तो ये जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है क्रमिक विकास के प्रतिपादक जो है वो कौन से हैं। तो क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो बताइए। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे वो कौन से हैं। तो स्किनर जो है वो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्रिया प्रसूत इन्होंने जो है खोज वो चूहा पर किया था। चूहा पर किया था। और इनकी थियरी जो है वो आर्यस थियरी भी होती कहते हैं। आर्यस आर्यस थियरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो किंग एवं थार्नडाइक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अधिक तनाव का काल है। तो आप सभी लोग बताएंगे अधिक तनाव का काल है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हम बता दें आप सभी को कि स्टैनले हॉल ने जो है स्टैनले हॉल ने जो है वो किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था बोला का बताया है। स्टैनले हॉल ने जो है वो किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास व्यक्तिगत निम्न भिन्नताएं
व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप में, दूसरा रूप है ऑप्शन है मानसिक रूप में, तीसरा ऑप्शन है रुचि के रूप में और चौथा है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे वृद्धि एवं विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। जो वृद्धि होती है वह एक सीमित समय तक चलती है, इसके बाद वह जो है रुक जाती है या जो वह एक सीमित होती है। वृद्धि जो है वो सीमित होती है और विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत जो है वो चलता है। विकास जो है निरंतर होता है, वह जीवन शुरू होने से शुरू होता है और मृत्यु तक जो है वो निरंतर जो है वो विकास होता रहता है। तो इसमें जो पूछा गया शारीरिक, इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो शारीरिक रूप में भी होती हैं, मानसिक रूप में भी होती हैं और रुचि में भी होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग जितने भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साथी हैं उनके पास अधिक से अधिक वीडियो को जो है शेयर करें ताकि वो भी जो है वो इसका वीडियो का लाभ ले सकें और डीएलएड यानी कि बीटीसी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आशा करते हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले